नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आज की कहानी कुछ इस प्रकार है। अमेरिका डलास के उपनगर इरविंग का रोडियो पार्क। जनवरी का महीना, 3 डिग्री सेल्सियस तापमान, तेज हवा के झोंके शरीर में नश्तर की तरह चुभ रहे हैं। सीमेंटेड शेड पर पड़ी बेंच पर बैठे वह पार्क के सूने रास्तों को निहार रहे हैं। पत्ते विहीन सूनी शाखों वाले धुंध में निस्तब्ध खड़े वृक्ष उन्हें हमजोली से लग रहे हैं। पार्क के सूने वृक्षों की भांति उनके स्वयं के जीवन से भी तो जीवन रस के पत्ते झड़ चुके थे। सुबह के 8 बजने तक घर से पुत्र एवं पुत्रवधू अपनी अपनी कारों से ऑफिस निकल जाते थे। पौत्र स्कूल बस से स्कूल निकल जाता था। सबके जाने के बाद घर में पसरे सन्नाटे के बीच रह जाते। वे स्वयं घर की दीवारों से परसते सन्नाटे की अपेक्षा उन्हें पार्क में ज़्यादा सुकून मिलता। वह जानते हैं कि इस उम्र में इतनी सर्दी में बाहर निकलना उनके शरीर के लिए ठीक नहीं है, किंतु उन्हें भरोसा है अपने राम जी पर, जो उनकी इच्छा की वह इस पराए देश की मिट्टी में मरना नहीं चाहते। अवश्य पूरी करेंगे। वे मृत्यु से नहीं डरते, किंतु उनके शरीर की राख इस भंगी देश की मिट्टी में मिले यह उन्हें स्वीकार नहीं। मन की छटपटाहट जब बहुत बढ़ गई तो एक दिन उन्होंने पुत्र से कहा था कि वे इंडिया वापस जाना चाहते हैं। सुनकर पुत्र ने आश्चर्य से कहा था कि यहाँ क्या समस्या है जो वे इंडिया जाना चाहते हैं। इंडिया वाले घर में कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? लोग क्या कहेंगे? इस उम्र में बेटे ने वहाँ मरने को छोड़ दिया। इस पर उन्होंने कहा कि वहाँ वह एक नौकर रख लेंगे और फिर वह पुराने परिचित हैं, नाते रिश्तेदार हैं। इस पर पुत्र ने झल्ला कर कहा था, पापा मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इस स्वर्ग से उस नरक में क्यों जाना चाहते हैं। यहाँ एयर कंडीशन घर है, घूमने को लग्जरी कार है, शुद्ध भोजन पानी है, धूल रही सड़कें हैं। वहाँ धूल और गंद की भरी सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं वाले देश में ऐसा क्या है जिसके लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हैं? सुनकर वह चुप लगा गए। वह पुत्र से कैसे कहते कि सोने का यह पिंजरा उन्हें रास नहीं आ रहा। वह अपना अंतिम समय उस घर में गुजारना चाहते हैं जिसकी एक एक ईंट पर उनकी पत्नी सविता की यादों की छाप है। वह घर जिसकी चौखट से सविता नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। वह घर जिसकी दहलीज से सविता की अर्थी बाहर निकली थी। वह घर जिसके आंगन में इसी पुत्र ने लड़खड़ाते डगमगाते कदमों से चलना सीखा था। वह घर जो उनकी हर सांस में समाया है। पार्क के धुंधले आकाश से कुछ प्रकाश की किरणें फूटने लगी हैं। आकाश में कुछ पक्षियों की कतारें उड़ती हुई पूर्व दिशा की ओर जा रही हैं। वह सोचने लगी कि क्या यह प्रवासी पक्षियों का झुंड है जो आने वाले शीत की आशंका से अपने सुरक्षित बसेरों की ओर जा रहा है। वह स्वयं भी तो एक प्रवासी पक्षी हैं, किंतु उनके पंख तो बंधनों में जकड़े हैं। काश वह भी इन पक्षियों की तरह उड़ पाते, पर मन की उड़ान को कौन रोक सकता है। मन का पंछी जा उड़ा 12 वर्ष पुराने उन दिनों की ओर। समृद्धि के देश अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी से पुत्र की नौकरी का कॉल लेटर आया था। अड़ोस पड़ोस नाते रिश्तेदारों से बधाइयाँ मिल रही थी। अपने इकलौते पुत्र की इस ऊंची छलांग से वह और सविता फूले नहीं समा रहे थे। मोहल्ले में ही रहने वाले अवस्थी जी और उनकी पत्नी भी मिलने आए थे। अवस्थी का लड़का कई वर्षों से अमेरिका में था और पति पत्नी दोनों स्वयं भी अपने पुत्र के पास अमेरिका रह आए थे। जब से अवस्थी अमेरिका होकर आए थे तब से मोहल्ले वाले उनका अमेरिकी पुराण सुन सुनकर थक चुके थे। अवस्थी को देखते ही मोहल्ले वाले कतरा कर निकल जाते थे कि कहीं फिर से अमेरिकी बखान सुनना न पड़ जाए। किंतु आज उन्हें अवस्थी दंपति का आना अच्छा लगा। जिज्ञासु श्रोता को समक्ष पाकर अवस्थी के अमेरिकी ज्ञान का पिटारा खुल चुका था। भाभी जी, वहाँ की सड़कों पर कोई आदमी नजर नहीं आता। सड़क पर बस कारें ही कार हैं। सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई कार का हॉर्न नहीं बजाता। सड़कें साफ और चिकनी, धूल का नाम निशान नहीं। क्या मजाल जो सड़क पर कोई एक तिनके भी फेंक दे। $500 फाइन लगता है। और कथा को लंबा होते देख उन्होंने बात काटते हुए कहा, अवस्थी जी, हमें तो यह बताइए कि बेटे के साथ साथ क्या क्या सामान भेजें। पहनने के कपड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं भेजना। वहाँ देसी स्टोरों पर सब प्रकार का भारतीय सामान मिलता है। अवस्थी जी ने ज्ञान में मुद्रा के साथ कहा, फिर भी कुछ तो तैयारी करनी होगी। सविता ने झिझकते हुए कहा, तैयारी तो आप लोग अपने बेटे के लिए अच्छी सी बहू ढूंढने की करें। कहीं ऐसा न हो कि बेटा वहीं से कोई गौरी मैम ले आए। अवस्थी जी तो चले गए, पर एक चमकीली स्वप्निल दुनिया की ऐसी कहानियाँ छोड़ गए जो उन्हें और सविता को गुदगुदाती रही थी। पुत्र ने के जाने के बाद कुछ दिन तो घर सूना सूना सा लगा था, पर धीरे धीरे जीवन पुनः अपनी नियत दिनचर्या की पटरी पर दौड़ने लगा था। अवस्थी जी की सलाह के अनुसार इन दिनों सविता पुत्र के लिए वधू खोज अभियान में व्यस्त थी। किंतु इस खोज अभियान को अचानक पुत्र के ईमेल ने ब्रेक लगा दिया। ऑफिस की सुनंदा देश पांडे को पुत्र ने स्वयं खोज लिया था। उन्हें और सविता को बस इतनी सांत्वना थी कि पुत्र ने गौरी मैम के स्थान पर देसी मैम को चुना था। क्या होता या क्या नहीं होता, इस सोच का कोई औचित्य नहीं है। नियति से कौन लड़ सकता है। बहादुर शाह जफर तो दिल्ली का बादशाह था और वह स्वयं तो साधारण सेवानिवृत्त सरकारी मुलाजिम। जफर अपने वतन की 2 गज जमीन की हसरत लिए रंगून के जेल में दफन हो गया। वह भी अपने वतन की मिट्टी के लिए एक परकटे पक्षी की तरह फड़फड़ा रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर अकेलापन भोगना यदि उनकी नियति न होती तो असमय सविता ही उन्हें अकेला क्यों छोड़ जाती। किंतु सविता भाग्यशाली थी। सविता ने कभी बड़े सपने नहीं पाले। छोटी छोटी खुशियों में जीवन जीना उसे आता था। ईश्वर से उसने यदि कुछ मांगा तो बस यह कि उसकी मृत्यु उसके घर आंगन के बीच स्वाधीन रूप में हो।
ईश्वर उस पर कृपालु था। जब सविता की देह चिता पर रखी थी तो आग की लपटों में उसकी मांग का लाल सिंदूर दीप्तमान था। वह इतने भाग्यशाली नहीं है। पार्क के धुंधलाई आकाश से सूर्य की लालिमा पेड़ की उन फुनगियों पर ठहरी सी प्रतीत हो रही है। उन्होंने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। उन्होंने मनी मन गणना की कि भारत में इस समय साय के 7 बज रहे होंगे। उनके घर के आंगन में अंधेरा गिराया होगा। कौन है वहाँ जो उस सूने घर में दिया जलाता? उन्हें अमेरिका आई 1 वर्ष हो रहा है। अब तक तो उनका वह घर जो कभी उनका मन मंदिर था, धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों से भर चुका होगा। कुछ दिन पहले उनके पड़ोस में रहने वाले शुक्ला जी का फोन आया था। फोन उनके पुत्र ने उठाया था। शुक्ला जी ने पूछा था कि क्या वह अपना घर बेचना चाहते हैं। कई ग्राहक आकर पूछताछ कर चुके हैं। किसी ने के न रहने से घर की दशा बिगड़ रही है। अभी तो अच्छे दाम मिल रहे हैं, किंतु बाद में घर खंडर सा हो जाएगा। पुत्र ने शुक्ला जी के घर बेचने वाले प्रस्ताव के विषय में उनसे चर्चा की थी। घर बेचने की बात सुनकर उन्हें एक धक्का सा लगा था। वह घर जिसे उन्होंने और सविता ने कितने सपने पालकर बनवाया था, उसे बेच दें। पुत्र ने उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहा था, पापा जब उस घर में किसी को रहना ही नहीं है तो उसे बेचने में क्या हर्ज है। शुक्ला जी कह रहे थे कि मकान के अच्छे दाम लग रहे हैं। घर विक्रय के इस प्रस्ताव पर उनसे कुछ कहते नहीं बना। वह पत्थर बने शून्य में देखते रहे थे। अपने प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया न पाकर पुत्र ने पुनः कहा, पापा इसमें सेंटिमेंटल होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। मकान का जब अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उसे बेचने में क्या अड़चन है। और फिर घर बेचकर जो स्वयं रुपए मिलेंगे उन्हें आप रख लीजिएगा। मुझे उन रुपयों की आवश्यकता नहीं। सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनसे उनके प्रेम मंदिर की बाजार में नीलामी करने को कह रहा है। सौदे से प्राप्त रुपयों को रख लेने के सुझाव से उन्हें इतना क्रोध आया कि वह थरथर कांपने लगे। अपमान और पीड़ा से जलते हुए उनसे कुछ कहते नहीं बना। उनकी ऐसी दशा देखकर पुत्र ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, किंतु वह स्वयं से बड़बड़ा रहा था। पता नहीं इंडियन घर को लेकर इतना टची क्यों होते हैं। अमेरिका में तो लोग पुराने घरों को बेचकर नए घर खरीदते ही रहते हैं। ईंट मिट्टी से बने घरों से ज़्यादा मुँह नहीं करते। पुत्र की बड़बड़ाहट को अनसुना कर वह उठकर ऊपर अपने कमरे में आ गए थे। कमरे में आकर वह सूनी आंखों से मेज पर रखे सविता के फोटो को एकटक निहारते रहे थे। कोहरे की घनी धुंध से निकला सूर्य पुनः कोहरे की ओट में जा छुपा था। अंधेरा सा गिराया था। मन ने पूछा कि इस सुनसान और निर्जल पार्क में अकेले बैठ क्या कर रहे हो। यादों के भंवर में डूबे हुए उन्हें लगा कि वे रो रहे हैं। आंखों के बंद कटोरों से नमकीन धाराएं गालों पर बह रही थी। जेब में रुमाल खोजते हुए वे सोच रहे थे कि पार्क में उन्हें रोता हुआ देखकर कोई क्या सोचेगा। इतना उम्रदराज आदमी बच्चों की तरह क्यों रो रहा है। मन ने कहा, क्यों पहुँचते हुए आंसुओं को, इन्हें बहने दो। यहाँ इस वीरान और सर्द पार्क में कौन है जो तुम्हारी तरफ देखेगा। यहाँ तुम्हारी रुलाई या हंसी सुनने और देखने वाला कोई नहीं। सूनी वादियाँ और सुनसान सड़कों वाले देश में कौन है जो तुम्हारी ओर देखेगा। वह उठकर भारी कदमों से अपने अपार्टमेंट की ओर चल पड़े। घर का ताला खोला। चाय बनाने का मन नहीं हुआ। सुबह की बनी हुई रखी चाय को माइक्रोवेव में गर्म किया। मेज पर प्लेट से ढका ब्रेड टोस्ट रखा था। चाय और टोस्ट खाकर वह अपने कमरे में चले गए। आज पता नहीं क्यों मन ज़्यादा ही उदास हो रहा था। उन्होंने भागवत गीता उठाई और पढ़ने लगे। मोह माया के बंधनों से मुक्ति की राह क्या इतनी सहज है। वह मोह माया भले ही छोड़ दें, किंतु क्या मोह माया उन्हें छोड़ेगी। आज शनिवार है। रात के 10 बज रहे हैं। नीचे से टीवी पर चलती किसी इंग्लिश मूवी की आवाज़ें आ रही हैं। वह कमरे की बत्ती बुझाकर लेट गए। कमरे की खिड़की के कांच से बाहर सड़क पर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी छन कर आ रही है। आज न मालूम क्यों मन व्याकुल हो रहा है। पार्क में पूर्व दिशा की ओर उड़ते प्रवासी पक्षियों की कतारों का नजारा आंखों में तैर रहा है। बंधन मुक्त वह पक्षी। उन्हें अपनी बेबसी पर क्रोध आने लगा है। क्यों है वह इतने आश्रित। क्यों नहीं तोड़ पाते वह यह बंधन और उड़ जाते उन पक्षियों की भांति अपने नीड़ की ओर। नहीं, अब वह और नहीं सहेंगे। मन में एक दृढ़ निश्चय आकर लेने लगा। कल ही वह पुत्र को अपने निर्णय से अवगत करा देंगे। इस बेगाने देश में अब उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। यदि कोई उन्हें रोकने का प्रयास करेगा तो वह खाना पानी सब त्याग देंगे। अपने निश्चय के साथ से उन्हें आत्मसंतोष का अनुभव हुआ। आंखों के आगे अपने घर की स्मृतियां तैरने लगी। आंखें मुंदने लगी थी। अर्धनिद्रा में स्वप्न से तैर आए थे। वह बाजार से सब्जी का थैला लिए चले आ रहे हैं। दरवाजे पर सविता खड़ी मुस्कुरा रही है। दूरदर्शन पर कोई सीरियल चल रहा है। पलंग पर वह और सविता खाना खाते सीरियल देख रहे हैं। गमगीन दृश्य को देखते सविता आंसू पहुंच रही है। सोते हुए उनकी आंखों की कोर से एक बूंद छलक पड़ती है। आज रविवार है। प्रातः के 9 बज रहे हैं। घर निस्तब्ध है। वीक एंड का दूसरा दिन। सब सोए हैं, किंतु ऊपर के तल पर पौत्र जाग गया है, क्योंकि उसे आज फुटबॉल मैच खेलने जाना है। पौत्र के बगल वाले कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। पौत्र को आश्चर्य होता है, क्योंकि दादाजी तो बहुत सवेरे उठकर संध्या आदि करते हैं। पौत्र धीरे से दादाजी के कमरे का दरवाजा खोलता है। दादाजी गहन निद्रा में निश्चित लेटे हैं। पौत्र दबे पांव नजदीक जाता है। दादाजी की खुली आंखें जैसे शून्य की ओर ताक रही हैं। पौत्र धीरे से उन्हें हिलाता है, किंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं। ठंडा निश्चल शरीर, आकाश की ओर ताकती खुली आंखें। पौत्र डरकर चीखता है, पापा मम्मी।
जल्दी से ऊपर आओ, देखो दादाजी को क्या हो गया है। खाली पिंजरा छोड़ प्रवासी पंछी उड़ चुका था। धन्यवाद।